हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुब्रजीत दे आप लोग सभी को वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि असेसमेंट ईयर 22-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो आईटीआर फाइलिंग उसको एनाबल कर दिया गया है इनकम टैक्स के पोर्टल में। तो कल तक ये ऑफलाइन था, आज ये ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल हो चुका है, जो है ITR 1 एंड ITR 4। और ITR 2 एंड ITR 3 ये अभी एनाबल नहीं होगा, वो भी शॉर्टली ये एनाबल होगा बोल के डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। तो गाइस, आज हम लोग ट्राई करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरीड है, अगर आपका इनकम फ्रॉम पेंशनर है, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी या दूसरे इनकम के सोर्स पे भी आप ITR 1 कैसे फाइल करते हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे ITR 1 फाइलिंग। तो ITR 1 कैसे फाइल करें, उसके लिए किस स्टेप्स है, किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको जाना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो गाइस, चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ITR 1 हो या ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4 हो, जो भी आप फाइल करना चाहते हैं, उससे पहले आपको दो ज़रूरी चीज़ें आपको कर लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो अप करना है। एक तो हो गया, देखिए, आपका जो 26S है, 26S आपको देख लेना है। 26S एंड जो न्यूली आपका इंट्रोड्यूस किया है, जो लास्ट ईयर से अभी चल रहा है, जैसे कि आपको पता है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो देखना है, ठीक है। तो मैंने पहले ये 26S, और 26S कहाँ मिलता है आपको पता ही है, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड व्यू फॉर्म 26S, ठीक है। 26S में आप चले जाने के बाद इस यहाँ पर एग्री करते हुए आपको डिपॉजिट करना है, और व्यू टैक्स क्रेडिट जो है यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपका जो असेसमेंट ईयर है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते हुए आपको HTML करके व्यू डाउनलोड करके आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका कोई ट्रांजेक्शन है क्या। यहाँ पर आपका जितना भी TDS वगैरह हो या TCS हो, जो भी है आपको ये फॉलो अप करना है, आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए, आपका दूसरा चीज़ हो गया, उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो बिना स्किप किए आपको 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें। और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा इसलिए लंबा होगा, इसलिए मतलब आप बोर मत होइए और आराम से इसको सीखने की कोशिश कीजिए, बिना स्किप किए देखते रहिए। तो गाइस, क्या हुआ, देखिए, आप 26S कैसे हम लोग डाउनलोड कर देख लिया आपने। उसके बाद आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ एक है, जो है एस एस आपको ऑप्शन मिलेगा, ये सर्विस का जो टैब है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो वहाँ पर क्या क्या आता है मैं आपको दिखाऊंगा। जो कि देखिए आपका आ गया है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है और साथ ही में एस में, यहाँ पर आपको एस में चले जाना है। तो एस में जाने के बाद यहाँ पर आपका टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी मिल जाएगा, और ये यहाँ पर आपका स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो आपको एनुअल स्टेटमेंट में, इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में चले जाना है। उसके बाद आपको मेक श्योर कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पर आपका सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये 21-22 होकर रखा है। तो यहाँ लास्ट ईयर का भी है, आप देख सकते हैं। तो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर का आपका ITR फाइलिंग हो रहा है, सो डेट आपका यहाँ पर देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका देखिए TDS एंड TCS इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ शो हो जाएगा जो भी आपका TDS TCS है। उसके बाद SFT इन्फॉर्मेशन है, हाँ, आपका सेल परचेज या आपका जो भी हो सैलरीड है यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस पेमेंट कितना किया था क्या नहीं, हाँ, लास्ट ईयर यहाँ पर शो हो जाता है। डिमांड एंड रिफंड का कुछ केस है तो यहाँ पर आ जाएगा, आधा इन्फॉर्मेशन में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे इस केस में कुछ नहीं है, तो आपका केस में सब कुछ दिखाई पड़ेगा और आप आराम से उसको देख सकते हैं, उसको फॉलो अप कर सकते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी इतना है, आपका जो भी है डिडक्शन वगैरह जो भी आपका मिला है, या जो भी 20 फॉर्म 16 में है, उस फॉर्म 16 का टोटल डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि आपका डिविडेंड इनकम हो गया, या तो आपका हो गया सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट हो गया, और आपका
कोई भी डिपॉजिट से इनकम हो गया तो यहाँ पर शो होना हो जाएगा और आपको यहाँ से फॉलो अप करते हुए उसको चले जाना है। तो सबसे पहले ये 2 काम आपको करना है, उसके बाद सिंपली आपको चले जाना है ITR 1 में। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है जो कि करंट ईयर है, असेसमेंट ईयर है जो कि 22-23 है। तो उसके बाद आपको क्या ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका स्टार्ट न्यू फाइलिंग। उसके बाद आपका स्टेटस आ जाएगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो तो आपको कंटिन्यू कर देना है इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सिलेक्ट करना है, ITR 1 और ITR 4 ही अवेलेबल है, तो हम लोग ITR 1 भर रहे हैं, तो ITR 1। उसके बाद आपका देखिए कुछ स्टेप्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, कन्फर्म करना है, वैलिडेट योर रिटर्न्स बैकअप, कन्फर्म योर रिटर्न सबमिट एंड वेरीफाई सबमिट, ये ऑप्शन, इसको आपको लेट्स गेट स्टार्ट करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न द फॉलोइंग रीजन्स, कि कौन सा रीजन से आपको स्टडी कर लेना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन विद, इसको सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, ये बोल रहा है कि वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। जो भी आपका 26 AS में और AS में है वो बोल रहे हैं कि ये प्री फिल्ड रहेगा, जो भी हम लोग के पास स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन है जो कि AS में है और 26 AS में है। तो इसको आपको क्या करना है, कन्फर्म करते हुए आपको, जो अगर करेक्ट है तो उसको कन्फर्म कर देना, ये बोल रहा है, तो इसको यहाँ पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपका पहले 3 स्टेप यहाँ पर आपको फॉलो करते हुए आपका ITR जो है आपको सबमिट करना है। एक हो गया वैलिडेट रिटर्न करना है, दूसरा ऑप्शन है कन्फर्म योर रिटर्न समरी करना है, और तीसरा स्टेप है वेरीफाई एंड सबमिट करना है। वैलिडेट रिटर्न में आपका 5 ऑप्शन रहेगा, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको पहले करना है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद टोटल डिडक्शन, उसके बाद टैक्सेस पेड एंड 5वां हो गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका डाटा है, आपका पर्सनल डाटा है, एड्रेस वगैरह हो गया, आपका आधार नंबर जो भी है, आपको यहाँ से देख लेना है। तो देख के आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कुछ चीज़ें आपको सिलेक्ट करते हुए जाना है, जैसे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर। देखिए पेंशनर, पहले पेंशनर था तो ये आपका बाइफरकेट कर दिया है इस साल। सेंट्रल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, ठीक है, PSU पेंशनर्स, ठीक है, ये अदर पेंशनर्स, अदर से यहाँ पर आपका जो भी है सिलेक्ट करते हुए आपको आगे जाना है। तो उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर्स। अदर्स सिलेक्ट करने के बाद आपका फाइलिंग सेक्शन जो भी है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अगर रिटर्न डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले आप फाइलिंग करते हैं तो 139 सबसेक्शन 1 ऐसे आएगा, और अगर रिवाइज कर रहे हैं तो ये 139 अंडर सेक्शन 5, ठीक है, सबसेक्शन 5 आएगा, और आफ्टर कंडोलेंस का ये 1192B का आएगा। तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट करते हुए आगे जाना है। उसके बाद आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजिम, आपको अगर यहाँ पर यस करना है। टैक्स रिजिम में क्या होता है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको पता ही है, जो भी डिडक्शन है ये डिसअलाउ हो जाएगा। उसमें रेट ऑफ जो आपका टैक्स लगेगा उसमें ये थोड़ा जो स्लैब है वो स्लैब में टैक्स रेट कम लगेगा, लेकिन आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है, अगर आपका फॉर्म 16 में आपने न्यू टैक्स रिजिम करके आपने ये सैलरी विड्रॉ किया है, या 26 में आपका TDS कटा है फॉर्म 16 में, तो आपको यहाँ पर येस करना है। अदरवाइज आपको नो करके जाना है। तो येस करेंगे तो आपको बोल देगा कि ये आपका जो भी डिडक्शंस है, या जो भी अलाउंस है, या जो भी आपका एग्जम्पशंस मिलेगा, ठीक है, ये आपको क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर बोल देगा वो, क्या क्या आपको नहीं मिलेगा। तो इसको अगर आप एग्री करते हैं तो आपको प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर अभी नो करता हूँ। उसके बाद आपका बैंक डिटेल्स रहेगा, और बैंक डिटेल्स अभी वैलिडेटेड यहाँ पर दिखा रहा है। आपका केस में वैलिडेटेड नहीं भी हो सकता है, प्रोसीड बोल के आ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारा बैंक है, मार्च हो रहा है, तो मार्च होने के कारण उनका IFSC कोड चेंज हो चुका है, इसलिए इसमें ये दिक्कत आ रहा है। अगर आपका यहाँ पर वैलिडेट नहीं है तो आप प्रोफाइल में जाकर इसको बैंक को डिलीट करके न्यूली आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी देखिए मेरा यहाँ पर हो गया, मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो गाइस कन्फर्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप फिर से एडिट नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ गलती यहाँ पर लग रहा है तो फिर इसमें उसको टैब में, उसी टैब में आप जाके उसको कन्फर्म कर सकते हैं।
तो दूसरा हो गया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में मुझे अभी जाना है और उसमें क्या क्या है मैं देखता हूँ। यहाँ पर कुछ आपको ग्रॉस टोटल इनकम में जाने के बाद आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चनरी आ जाएगा, तो आपको यह स्किप द क्वेश्चंस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका हेड है, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसके बाद एग्जाम इनकम, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी देखेंगे, जिसमें क्या है, देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी अगर आपका देखिए ग्रॉस सैलरी कौन सा, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शंस है, ये यहाँ पर आप कौन सा सैलरी अगर आपके पास फ्रॉम 16 है तो फ्रॉम 16 का कौन सा पार्ट आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। जो आपने सैलरी एज पर फ्रॉम 16 में है आपके पास होगा, वो फ्रॉम 16 आपको ले लेना है और उसी के मुताबिक आपको ये यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है एस, अगर एस में आपका कुछ है तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आप आराम से उसको मैचअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 लाख, जो कि मेरे सैलरी लिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट आपका फ्रॉम 16 में कहाँ रहेगा, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए जो आपका 17 सबसेक्शन 2 है उसमें आपको सैलरी के बाद ही आपका परक्विजिट है, तो यहाँ पर परक्विजिट का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन, ये फ्रॉम 16 यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट में फ्रॉम 16 में दिखाता है, यहाँ पर आपको सब कुछ फ्रॉम 16 में एज इट इज़ आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको फॉलो अप करते हुए आपको जाना है। अगर कुछ वैल्यू है तो आप वैल्यू को पुट करना है, अदरवाइज नो करने से भी हो जाएगा, कोई नहीं है तो आपको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी नया एक सेक्शन अभी इंट्रोड्यूस कर दिया इस साल से, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ लोगों को आता है, जो भी कंट्री नोटिफाइड 89 के हैं, ये सबके लिए लागू नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए लागू है, ठीक है। तो ये इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ, और अगर आप लोगों को चाहिए इसके ऊपर भी वीडियो 89 के ऊपर, तो हम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आगे में इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि इस सबके लिए लागू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको यहाँ कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसको डालना है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम 89A, इसको भी सेम केस हो गया है, तो इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट मेंटेन एक ही है, तो इसको 89 को हम लोग एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्ड अलाउंस, ठीक है। एग्जाम्ड अलाउंस आपका कौन सा एग्जाम्ड अलाउंस है, लीव ट्रेवल है, क्या क्या अलाउंस है, आपको अलाउंस जो है फ्रॉम 16 में आपका यहाँ से सिलेक्ट करते हुए ये आपका पुट कर देना है। अगर एनी अदर कुछ यहाँ पर आपका लिस्टिंग में नहीं है तो आप एनी अदर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकम ऑन हाउस रेंट, ये हाउस रेंट तो रहता ही है, तो हाउस रेंट का मैं एक बार इसको 15,000 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इनकम क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89, तो 89 का जो सेक्शन है इसमें रिलीफ है कुछ, तो रिलीफ में आपका यहाँ पर देखा है प्लीज़ इंश्योर टू सबमिट फ्रॉम 10E, तो वो जो 89 का है तो उसमें क्या होता है, ये जो मैंने स्किप किया है अभी, तो उसमें ये रिलीफ भी है, तो उसको रिलीफ के लिए 10E फिलअप करते हैं, तो इसको हम लोग एक बार इसमें छोड़ देते हैं। तो मेरा जैसे कि आप देख रहे हैं 5 लाख मेरा ये सैलरी से आया है, ठीक है। उसके बाद अलाउंस 15,000 है और नेट सैलरी मेरा आया है 4,85,000, जो कि आपका फ्रॉम 16 में रहेगा। उसके बाद जैसे कि आपको पता है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 50,000 मिल जाएगा हम लोग को। उसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज, चार्जेबल जो भी इनकम है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, तो आपको क्या सिंपली इसको सेव कर देना है। उसके बाद हम लोग आएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग ने भर चुका हूँ। उसके बाद आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी से अगर कुछ भी इनकम है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो हम लोग देखते हैं ऐड, तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन मिल जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अपने खुद से लिया है, ले रह रहे हैं, तो उसमें ये ऑप्शन आएगा। लेट आउट मतलब आपका कोई भी हाउस, एक हाउस रेंट में दिया हुआ है तो उस केस में ये आएगा। और डीम्ड लेट आउट, डीम्ड मतलब एक से ज़्यादा अगर आपका कोई भी रेंट हाउस है, रेंटेड में दिया हुआ है कोई घर, तो उसमें डीम्ड लेट आउट आएगा।
तो मेरा सपोज पकड़ लीजिए आपके केस में या मेरे केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो पकड़ लीजिए हम लोग ने जो भी लोन लिया है बैंक वगैरह से, अगर बैंक से हम लोग ने लोन बोरो किया है तो उसमें क्या होता है, हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जितना भी हम लोग ने इंटरेस्ट पे कर दिया तो उस इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपका जो इनकम है, इनकम से वो लेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डाल देते हैं, सपोज उसी महीने हम लोग 35,000 हम लोग ने पे किया है इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए एरियर्स अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, लेस देन 30%। अगर कोई भी मतलब रेंट आप लोग रिसीव किया एरिया से आगे का ड्यूरिंग द ईयर तो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मेरे केस में ये नहीं है। उसके बाद इसको मैं ऐड कर देता हूँ एक बार। उसके बाद और चलते हैं हम लोग, सपोज़ और भी हम लोग का है ये लेट आउट है। तो लेट आउट में हम लोग क्या होता है, लेट आउट में ग्रॉस रेंट रिसीव हम लोग ने कितना किया, उसके बाद अगर हम लोग ने टैक्स कुछ पेड किया, टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह, हम लोग टैक्स अथॉरिटीज़ को, लोकल अथॉरिटी जो भी होती है म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशंस, वहाँ पर अगर हम लोग ने कोई टैक्स पेमेंट किया तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एनुअल वैल्यू आ जाएगा। एनुअल वैल्यू आने के बाद 30% एनुअल वैल्यू जो भी है वो ये यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ये ले जाएगा, जिसमें आपका नहीं होगा। और इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोर्ड कैपिटल, उसमें अगर कोई भी कैपिटल है बोरो किया है, लोन वगैरह है तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नेट यहाँ से आ जाएगा। तो वैसे ही आपका डीम्ड लेट आउट में भी आपका सेम केस होगा, यहाँ पर ऐसे ही आएगा कितना लिया है क्या नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है अभी। उसके बाद आपका हम लोग ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो हम लोग ने 35,000 जो इंटरेस्ट पे किया है बैंक को, यहाँ पर हम लोग ने डाल दिया। उसके बाद आ गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट आपका अगर होगा तो वहाँ पर तो इंटरेस्ट जरूर आएगा, तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। और येस करते हुए आपको जो भी है इंटरेस्ट वगैरह है बैंक से आपको मिला है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल 21 से लेकर मार्च 31 मार्च 2022 वहाँ तक आपका जो भी इंटरेस्ट है आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने सपोज पकड़ लिया यहाँ पर 15,000 डाल दिया। तो जैसे कि आपको पता है अगर आप 60 ईयर्स बिलो 60 ईयर्स है तो आपको 80 TTA के अंडर में आपको 10,000 के ऊपर जो भी बैंक इंटरेस्ट है वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अप टू 10,000 एग्जम्पशन है, लेकिन आपको ये फिगर जो भी इंटरेस्ट का फिगर है उसको आपको डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं 15,000 में दिखाऊंगा आपको पहले, बाद में इसका डिडक्शन कैसा मिलता है क्या नहीं। तो मैं 15,000 मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ गया डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट। जो भी बैंक वगैरह से डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी हम लोग ने डिपॉजिट किया, ये आपका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा। देखिए ये हम लोग ने यहाँ पर मैनुअली डाला, लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखिए 26 AIS में अभी फ़िलहाल नहीं है, तो AIS में ये ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड होके आता है, क्योंकि अभी नया है इसलिए सिस्टम लाहे ये काम करना शुरू करेगा। तो इसमें 15,000 अभी मैंने डाल दिया है, तो ये ऑटोमेटिक ही रहेगा। ज़्यादातर केस में ऑटोमेटिक आता है। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट जो वगैरह डिपॉजिट के वगैरह पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव जो भी डिपॉजिट से इनकम आता है उसमें भी ऑटो पॉपुलेटेड होके आता है। तो यहाँ से भी हम लोग पकड़ लेते हैं, मेरा ये 14,000 यहाँ से आया है। अगर डू यू हैव रिसीव फ्रॉम इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया, तो आपको यहाँ से यस करते हुए फिगर डालना है। जो भी है आपको पकड़ा PF कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, हाँ ये जो भी है आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद अगर एनी अदर इनकम है, ठीक है, एनी अदर इनकम सपोज पकड़ लीजिए मेरा दूसरा सैलरी से इनकम आया है और कुछ अलग भी इनकम है, तो आपको यहाँ से एनी अदर इनकम में 25,000 या 30,000 जो भी हो फिगर उसको डालते हुए अदर्स इनकम में आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अदर्स इनकम डाल दिया। उसके बाद अगर कोई डिविडेंड इनकम हम लोग का हुआ है तो शेयर मार्केट से, तो यहाँ से आपको यस करते हुए आपको जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कॉलम मिल जाएगा कि 15 जून 2020 कोई डिविडेंड मिला है तो आपको ये फिगर देना है। अगर यहाँ से यहाँ मिल रहा है तो सब टाइम आपका पीरियड लिखा हुआ है, आपको पीरियड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है अगर डिविडेंड से इनकम आया है। तो मेरे केस में अभी नो है तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, और ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है तो आसानी से वो लोग अपना फाइल कर सकते हैं। तो गाइस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जेम्प्ट इनकम, कुछ इनकम होते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं,
तो कौन से केस में होता है, जो एग्रीकल्चर इनकम लेस देन इक्वल टू 5,000, इस केस में आपका एग्रीकल्चर इनकम है। उसके बाद एनी अमाउंट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट ऑन लोकेटेड बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर में अगर हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, ठीक है। स्टेट प्रोविडेंट में जो भी आपका सेक्शंस आपका जो है, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप आराम से गूगल में सर्च करके इस सेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेडिकल डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पर्सन, हाँ, पेंशन रिसीव ऑफ विनर परमवीर चक्र, ठीक है। उसके बाद कोई अगर आपका LIC से वगैरह से आपका कोई पैसा रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। ये देखिए सेक्शन 10D एनी सम रिसीव्ड ड्यूरिंग लाइफ इंश्योरेंस का कोई मैच्योरिटी आपको मिला है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए ये फिगर पुट कर देना है। उसके बाद देखिए 26 एक है, देखिए एनी इनकम रिफर टू सेक्शन 1026, जो भी 1026 में जो भी है वगैरह हम लोग का नोटिस, या जो पहाड़ के अंचल होते हैं जैसे कि उत्तराखंड वगैरह, ये सब नागालैंड, मणिपुर, हाँ, असम को छोड़ के जो भी इनकम वैसा स्टेट, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स के स्टेट हैं उनमें आपका जो इनकम होते हैं उन लोगों के द्वारा, उसमें भी एग्जम्पशन होता है जो 1026 में आता है। तो 1026A ये जो सिक्किम का जो लोग होते हैं, सिक्किम के जो लोग होते हैं, उनको भी ये सेक्शन में कुछ राहत मिलता है, जो इनकम होते हैं वो उसको एग्जाम माना जाता है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं आपको पता है कि आपका सेक्शन तो आनी आदत देके आप उसका सेक्शन का भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देके फिगर आउट कर सकते हैं। तो मेरे केस में अभी एग्जाम इनकम नहीं है तो उसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ, ठीक है। कन्फर्म यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुका है, ग्रॉस टोटल इनकम हो चुका है। उसके बाद आपको टोटल डिडक्शन में चले जाना है। टोटल डिडक्शन में आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फ्रॉम डोनेशन पेड, अगर आपने कुछ रजिस्टर्ड NGO वगैरह, हाँ, उसमें आपने डोनेशन किया है, आप डोनेशन करना आपको अच्छा लगता है तो आपको अगर डोनेशन पेड किया है तो 80G के अंडर में उसमें जितने भी डोनेशन आपने किया है उसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, 80G का जो शेड्यूल है उसको आपको फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करना है हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको मैं फिलहाल यस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, कोई भी आपका डिडक्शन डोनेशन आपने किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो उसको आपको एलिजिबल होता है क्लेम में। तो अगर आपने किया है तो यस करते हुए आगे जाना है। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, तो उसको सेक्शन में आपको भी इसको यस करके हुए आगे जाना है अगर आपने किया है तो। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80C का, देखिए सेक्शन 80C में क्या होता है। 80C में आपको एक बार देख लेना है जो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी वगैरह जो भी है, आपको 1.5 लाख तक 80C में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का हो गया, PPF जो होता है। उसके बाद 5 साल तक आपका जो भी फिक्स डिपॉजिट है उसमें आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आपका ऐसा है उसके केस में तो आपको यहाँ से डाल देना है। 1.5 लाख तक मिलता है, लेकिन आप मैक्सिमम जितना भी पेड किए, यहाँ पर मैं सपोज 2 लाख मैंने पेड किया, ठीक है। तो 2 लाख अगर मैंने पेड किया तो डिडक्शन मुझे 1.5 लाख ही मिलेगा, 2 लाख नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लाख डाल दिया। आगे आप लोग देखेंगे कि कितना होता है, कितना 1.5 लाख मिलता है या ज़्यादा मिलता है, आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर और भी सेक्शन है वगैरह है, अगर आप उसी सेक्शन के मुताबिक आपका डिडक्शन एलिजिबल है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 80D हो गया आपका जो भी मेडिक्लेम है, आपने मेडिक्लेम करके रखा है तो मेडिकल इंश्योरेंस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, तो इसमें आपका मिल जाएगा। तो अगर 80D में आपने है तो आपको यहाँ पर यस करना है। और शेड्यूल 80D जैसे कि आपने देखा 80G में आपको एक शेड्यूल आपको फिलअप करना है, उसी तरह 80D का भी एक शेड्यूल होता है, उसमें आपको ये फिलअप करना है। तो आगे आपको पता चलेगा। तो आपको फिलहाल अगर है तो आपको यस करना है। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उसी का जो इंटरेस्ट है वो भी आपका यहाँ पर डिडक्शन में ले सकते हैं, जो कि है सेक्शन 80E, ठीक है। तो अगर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करने से हो जाएगा। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट आपको एलिजिबल है। ये अगर आप यस करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इसको भी आपको एक बार यस करना है। शेड्यूल 82 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। सो सेक्शन 80 आर यू
एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट्स। तो क्लेम तो होगा ही, हम लोग ने ऑलरेडी लिखा है कि हम लोग का 15,000, जैसे कि आपको पता है हम लोग ने बैंक इंटरेस्ट के थ्रू आउट लिखा है ये इनकम हुआ है बोल के, तो 82 है हम लोग को ये जो डिडक्शन है क्लेम है, तो उसमें हम लोग को लेना है। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। अगर आपको कुछ ऐसा डिडक्शन आपको पता चल रहा है कि मुझे लेना है, क्लेम करना है, तो आपको येस करते हुए उसके बारे में आपको ये लिस्ट आ जाएगा, जो कि लिस्ट आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको देखना है। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, पेंशन फंड में आपका वो जो एग्जाम्पशन मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। आपको धीरे धीरे आपको पढ़ता है, पढ़ के आपको यहाँ से डालना है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़ जो भी है यहाँ पर मिल जाएगा। डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर, इन केस ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको आपका केस में जो हैवी है आपका यहाँ पर ऊपर में आपने जो देखा है, जो यहाँ पर मेरा क्लेम नहीं है इस अंडर सेक्शन के अंडर में, तो आप नीचे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन करके यस करके यहाँ से आपका मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए यहाँ से टिक करते हुए यहाँ पर फिगर आउट कर देना है, फिगर पुट कर देना है। उसके बाद आपको ये कर देना है। तो मेरा फिलहाल अभी इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो डिडक्शन का जो भी है मैंने अभी डाल चुका हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम भी हो गया। उसके बाद मेरा जो भी डिडक्शंस है, डिडक्शन भी मैंने डाल दिया। तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 80G और 80G और 80D ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो पहले तो देखें 80C में हम लोग ने डाला था 2 लाख, लेकिन अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में क्या आ रहा है 1,50,000, तो 1.5 लाख तक ही आपका डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद देखिए 80D में हम लोग का कुछ भी फिगर नहीं है, मैंने आपको यस वहाँ पर करा था, तो इसीलिए 80D का जो एडिट का ऑप्शन है यहाँ पर जाकर आपको ये मेडिकल इंश्योरेंस जो है यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस का फिगर आपको यहाँ पर देना है। तो आपको यहाँ से सिंपली यहाँ पर यस करते हुए, अगर यस करेंगे तो यू आर नॉट ए सीनियर सिटीजन, आपका जो भी पेन है, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है, ये आपको अलर्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, नो कर देना है, ठीक है। whether you or any of your family member is a senior citizen, नो करने के बाद आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है आपने किया है, फिगर यहाँ पर आपको डाल देना है। तो सपोज पकड़ लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया इतना 12,025 रुपया, ठीक है। तो मेरा ये एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 12,025 यहाँ पर आ गया। तो आपको यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद गाइस आपका उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इफ़ यू आर एंटाइल्ड टू एनी अदर क्लेम्स प्लीज सिलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन जो भी है। तो 80CCD में कोई हम लोग का नहीं है, तो 80D हम लोग का फिलअप हो चुका है अभी। 80 डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो आपको यहाँ से 80G में अगर है तो 80G में आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए आपका डोनेशन टाइप क्या है, यहाँ से आपका कौन सा डोनेशन में 100% आपको मिल जाएगा, कौन सा में 50% मिल जाएगा, आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए जाना है। अगर मैंने इसमें सिलेक्ट किया था पेन ऑफ द डोनी, नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस ऐसा वगैरह आपको डालना ज़रूरी है, ठीक है। डोनेशन इन कैश कितना हुआ, डोनेशन इन अदर मोड, ये आपका क्या क्या डोनेशन आपने किया है तो यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ एक बार। तो 80G में समझा दिया मैंने। उसके बाद आपका 80D मैंने समझा दिया, 80CCD में हम लोग का नहीं है, तो 80G भी है। तो सर्टेन डोनेशन ऑफ इस साइंटिफिक रिसर्च ऑफ रूरल डेवलपमेंट अगर किया है तो आपको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 80TD है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट्स हम लोग अगर करेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कितना है हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिडक्शन कितना मिलता है 10,000 मिलता है, ठीक है, ठीक है। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TT है, कितना मिलता है 10,000 मिलता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 80TT में एस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड 10,000, ठीक है। यहाँ पर आप 80TT इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट्स इतना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इतना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपका टोटल डिडक्शन हो चुका है 172,025। तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। तो टोटल डिडक्शन हो चुका है मेरा। तो टैक्सेस पेड, अभी टैक्सेस पेड के कॉलम में क्या आएगा, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा जो पहला ऑप्शन आ रहा है
डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी आपका सैलरी से आएगा यहाँ पर ये TDS शो होगा। अगर आपका डिडक्टेड हुआ है तो यहाँ पर ये फिगर शो हो जाएगा। उसके बाद आ गया डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी से ऊपर भी अगर आपका कोई भी अदर इनकम हुआ है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपका अगर केस में ऐसा आएगा तो आपको इसको टिक करते हुए एडिट में जाना है। यहाँ से एडिट में जाने के बाद उसमें जो भी हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो भी हेड है आपको हेड को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको हेड सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगा। तो हेड तो आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि अदर देन सैलरी है। उसके बाद यहाँ से डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS का और भी है कुछ, तो ये अगर टोटल आपका डिडक्शन हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। TCS का है, TCS का बट अगर डिडक्शन हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चला है कि मेरा टैक्स बना है 15,000 या 20,000 या 50,000, तो सिंपली आपको टैक्स पेड करना है। कौन सा कॉलम में? इस कॉलम में जो देख रहे हैं आप, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स, इसको यहाँ पर आपको टैक्स पेमेंट करना है। तो यहाँ से आपको ऐड अनदर करना है। ऐड अनदर करने के बाद आपका यहाँ से BSR कोड आ जाएगा, जो भी आपने टैक्स पेड किया है तो उसका चालान भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो भी डेट है यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। उसके बाद जो भी फिगर है आपको यहाँ से डाल देना है। उसके बाद आपको ऐड कर देना है। अगर आप यहाँ पर नहीं डालेंगे तो मेक श्योर कि आपका टैक्स पेएबल नहीं आना चाहिए, टैक्स पेएबल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टैक्स आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपका इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद मेरे केस में अभी कुछ भी टैक्स नहीं आ रहा है तो मैंने आपको समझा देता अभी। तो उसके बाद आपको क्या है ना, टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पर चले जाना है। टोटल टैक्स लायबिलिटी में आपका जो भी कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम है आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम मेरा हो गया इतना, टोटल डिडक्शन कितना हो गया 1,72,025। ठीक है, उसके बाद टोटल इनकम मेरा आ गया 2,81,980। ठीक है, उसके बाद आपका कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स कैसा है देखिए यहाँ पर। देखिए फॉर योर इनकम अप टू 5 लाख, मतलब 280 हुआ है तो 2.5 लाख तक मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा। और 2.5 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स होता है, मतलब 12,500 वो क्या होता है 87A, जो भी रिबेट है 87 सेक्शन 87A में आपको रिबेट मिल जाता है। तो मेरा वो 2,50,000 का माइनस करके जो भी हुआ है 31,000 समथिंग 980, उसमें टैक्स इतना बन रहा था, जिसमें मेरा 87A में, ये देखिए 87 में टोटल यहाँ पर इतना हुआ है, 87A में मुझे ये रिलीफ मिल गया है, मतलब डिडक्शन मिल गया है। तो इसलिए मेरा टैक्स पेबल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आपका केस में अगर टैक्स पेबल होगा आफ्टर रिबेट तो रिबेट मिलेगा, 5 लाख तक रिबेट मिलेगा। अगर 5 लाख के ऊपर होगा तो रिबेट ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, रिबेट नहीं मिलेगा 87 में ए में। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, आपका जो भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4% लगेगा। उसके बाद अगर कुछ भी रिलीफ है तो आप यहाँ पर रिलीफ आप लिख सकते हैं। उसके लिए 10E जो भी एरियाज़ वगैरह से आपका अगर रिलीफ मिला है तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, और उसके लिए आपको 10E फिलअप करना ज़रूरी है। उसके बाद बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ ये इतना होगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 है, हाँ जो भी इंटरेस्ट वगैरह है 234B एप्लीकेबल हो, देयर इज डिफॉल्ट एडवांस टैक्स का जो भी है यहाँ पर एडवांस टैक्स टाइमली अगर आपने नहीं भरा है तो 234A 234B में भी आपका एडवांस टैक्स नहीं भरने के कारण अगर आपका टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी लग जाएगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C ये शॉर्टफॉल A, B एंड C तीनों के एडवांस टैक्स के लिए ही आपका इसका इंटरेस्ट लागू हो जाएगा। फीस अंडर सेक्शन 234 अगर आप लेट फाइलिंग के लिए लेट फाइलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी तक 31 जुलाई तक कोई अभी दिक्कत नहीं है क्योंकि डी डेट 31 जुलाई है, तो उस वहाँ तक आपका कोई नहीं। अगर एक्सटेंड होता है तो अलग बात है, अभी तो फ़िलहाल के लिए 31 जुलाई ही आपका ड्यू डेट है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट एंड फ़ी आपने कितना पे किया और टोटल आ जाएगा यहाँ पर टोटल टैक्स फ़ी एंड इंटरेस्ट। तो इसके बाद आपको सब कुछ कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद सब टैब आपका हो गया, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है सिंपली। अगर कुछ आपको दिक्कत लग रहा है, ऊपर मैं बैक जाता हूँ एक बार, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी गलत लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है तो आप सिंपली उसको क्या कर सकते हैं, फिर से वहाँ पर उस टैब में जाकर आप करेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसीड करता हूँ एक बार मैं,
प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप पूरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0, ठीक है। अगर आपका रिफ़ंड भी है तो रिफ़ंड शो होगा, ठीक है। अगर आपका पेमेंट 0 है, 0 शो होगा। अगर आपने पेमेंट दिखा रहा है तो आपको ये पहले वो टैक्स पेड का कॉलम है, वहाँ पर जाके आपको चेक कर लेना है कि मैं आपने चालान उसको डाला है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न कर देना है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करते हुए प्रोसीड टू वेरीफाई करना है। तो प्रोसीड टू वेरीफाई करने के टाइम में आपका देखिए ये फॉर्म निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। और ये जो पार्ट डी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स पेबल है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना है। ये अच्छे से आपको देखना है कि आपका जो रिफंड है यहाँ पर ठीक से आ रहा है कि नहीं, या आपका जो टैक्स अमाउंट पेबल हुआ है वो ठीक से आ रहा है। ये ज़ीरो होना, ये जो अमाउंट पेबल है इसको ज़ीरो होना है। और रिफ़ंड के केस में आपका जो रिफ़ंड अमाउंट है यहाँ पर आपका सही आया है कि नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ मतलब आपका जो रिटर्न है उसको रिवाइज़ भी हो सकता है, रिवाइज़ भी लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये मेक श्योर कि ये ठीक से आए। तो यहाँ से आपको नीचे चले जाना है और उसे प्रोसीड विद वैलिडेशन कर देना है। तो अगर कुछ भी आपका एरर आएगा यहाँ पर तो ये एरर यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एरर कुछ भी नहीं है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी आपका वेरिफिकेशन है, ई वेरीफाई लेटर और ITR भी, तो उसको वेरीफाई करने के बाद आपको वेरीफाई करते हैं तो कर दीजिएगा। अगर वेरीफाई लेटर करके भी आपका सबमिशन हो जाएगा, लेकिन वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो वेरीफाई का क्या ऑप्शन है क्या नहीं, मैं आपको आगे में बताऊंगा फिर से। तो गाइस आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया है कि आपका कैसे ये ITR भरा जाता है, और डिटेल्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ उसके लिए, क्योंकि समझाने के लिए तो थोड़ा लंबा होना पड़ेगा ही, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर ऐसे वीडियो आप पाना चाहते हैं और आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ ऐसे डिटेल्स में और वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मैं सुब्रत जी से आज के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।